बादल जी, आपसे शुरू करते हैं। चुनाव की घोषणा हो गई है और अब आज की तारीख में हालांकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर अभी खुलने हैं। बहुत सारे दारोमदार कैंपेन पे रहता है, कैंडिडेट्स पे रहता है, और इस बीच में कौन से नए इशू आ जाएंगे उनका कोई पता नहीं रहता है। लेकिन आज आपको क्या लग रहा है, किस तरह का मुकाबला होने जा रहा है? धन्यवाद मुकेश जी। देखिए, चुनाव कार्यक्रम का ऐलान जब आज हुआ तो थोड़ा सा मुझे ताज्जुब हुआ, क्योंकि आजाद भारत में पहले चुनाव जो हुए थे, क्योंकि उसी साल उस समय मतपेटियों में चुनाव, मतपत्र में चुनाव होते थे और पहली बार हुए थे, बैलगाड़ियों से मतदान दल गए थे, तब जरूर 3, साढ़े 3, 4 महीने का समय लगा था। लेकिन आज जो ऐलान हुआ है, मैंने ये पाया कि 46 दिन का जो चुनाव कार्यक्रम है, करीब करीब, यानी करीब 1.5 महीने के आसपास, ये अब तक का सबसे लंबा चुनाव कार्यक्रम है। तो चुनाव, उससे 2-3 सवाल जो है वो चुनाव आयोग के इस ऐलान से मेरे मन में तो उपजे हैं। कि पहली बात तो ये है कि देखिए, 1.5 महीने, पौने 2 महीने अगर आप देखें तो हमने बीच में एक ऐसा दौर भी देखा कि 57 से लेकर के और लगभग 91 या 96 तक कि 7 दिन में भी चुनाव हुए हैं, मतलब जो सारे मतदान की जो अवधि थी, तो 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, अधिकतम लेकिन 27 दिन 2009 में बादल जी, हुआ। शेषन के आने के बाद टीएन शेषन ने ये सारा उलट पलट दिया था और तभी से कई चरणों में मतदान होने लगा था। 7 चरणों में मतदान पहले भी हुए थे। जी नहीं, 7 चरणों में नहीं, लेकिन मतदान की कुल प्रक्रिया आप देखिए कि अगर टीएन शेषन की आप बात करें तो 1996 में 1 महीना 3 दिन में चुनाव पूरे हो गए थे सारे। लेकिन अब ये लगातार बढ़ते जाना कि आपके संचार के, उस समय मतपेटियों में चुनाव हुए थे सेशन के टाइम पे, ईवीएम नहीं आई थी, तो ये भी आपको देखना होगा। दूसरी चीज, इतने इंटरनेट और सैटेलाइट और तमाम संचार के साधन और सब, ये सब कुछ नहीं था। तो आखिर मैं ये कहना चाहता हूं कि 7 चरणों में उन जगहों पे जहां पर कि पहले कभी नहीं हुए, तीन, अब जैसे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य है, तो 3 चरणों में तो पहले मेरे ख्याल से तो कभी नहीं हुआ, मुझे जितना याद आता है। एक चरण होता था बाकी छत्तीसगढ़ का और दूसरा बस्तर का, क्योंकि वो नक्सल प्रभावित एरिया रहता है तो हिंसा की वजह से। लेकिन ऐसे अब मुझे ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल के सहूलियत को देखते हुए कि वो प्रचार अभियान बहुत मजबूती के साथ चला सकें उत्तर भारत के राज्यों में, मतलब जहां उनका जनाधार मजबूत है और जहां उनको सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, वहां उनको कंफर्टेबल रहे वो प्रचार अभियान में। ये मुझे लगता है कि ये ध्यान में रखा गया है। राजीव कुमार जी ने बड़े शेरो शायरी का अंदाज में उन्होंने वो दिया, लेकिन माफ कीजिए, एक बार जब आप अपनी प्रतिष्ठा खो बैठते हैं तो फिर ऐसी शेरो शायरी कोई काम नहीं आती। जी मुकेश जी। जी, लेकिन ये तो मेरे प्रश्न का मतलब ठीक है, आपने पूर्व पीठिका बांध दी है, लेकिन मेरा सवाल ये था, आज की तारीख में मुकाबला आपको कैसा दिख रहा है? आप उत्तर भारत को ही लें, उत्तर भारत में क्या तस्वीर दिख रही, क्या अभेद्य दिख रहा है? बीजेपी का किला, वो जो तकरीबन 200 सीटें हैं, उसमें कोई चुनौती नहीं है बीजेपी के सामने? देखिए, उस तरह का अभेद्य तो नहीं लग रहा है। और जो बात भारतीय जनता पार्टी 400 पार की कह रही है, 400 पार बहुत आसान नहीं है मुकेश जी। इतना आप, मतलब एक तरफा चुनाव, मुझे तो नहीं लगता कि एक तरफा हो के 400 जो है एनडीए ले जाएगा और बाकी 150 में पूरा इंडिया सिमट जाएगा। जबकि दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्व में और पश्चिम में जो है भारतीय जनता पार्टी की कुछ पॉकेट्स में स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में केवल उत्तर भारत या मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया से 400 पार ले जाएंगे, मुझे मतलब मैं नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि मुकाबला है विपक्ष, नहीं, मुकाबला तो है, मुकाबला है। तो और दूसरी बात ये जरूर है कि मैं इसको स्वीकार करूंगा कि एनडीए और इंडिया दोनों ही अपने आंतरिक द्वंद से जूझ रहे हैं। तो अब इन द्वंद, अभी चूंकि आज ही अनाउंस हुआ है, अब कैंडिडेट्स आएंगे। बीजेपी तो इस मामले में काफी तेजी से उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, लेकिन अभी इंडिया और कांग्रेस के आने बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें लेट अस वेट के आए,
क्या सामाजिक समीकरण बनते हैं, क्या राजनीतिक समीकरण बनते हैं, वो शायद कुछ और साफ तस्वीर हो सकती है। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।